नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका का B-2 बॉम्बर याद है ना आपको? इसी B-2 स्पिरिट बॉम्बर से अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर उसे नेस्त नाबूद कर दिया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह ही शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है रूस का Tu-160M। रूस लगातार भारत को इस रणनीतिक बॉम्बर की पेशकश कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के कई बेहतर और आधुनिक फाइटर जेट हैं, लेकिन रणनीतिक बॉम्बर नहीं है। अगर भारतीय वायुसेना के बेड़े में रूस का Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल हो जाता है तो भारत की चीन और पाकिस्तान पर बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। रूस के इस बॉम्बर की खासियत यह है कि इसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी अटैच किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि भारत 12,000 किलोमीटर दूर तक ब्रह्मोस से भारी तबाही मचा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं की क्षमता, अदम्य साहस और वीरता दुनिया ने देखी। भारतीय वायुसेना की करामात का नमूना दुनिया ने देखा। अब भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो सकता है। भारतीय वायुसेना को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए लड़ाकू विमानों के बेड़े में रणनीतिक बमवर्षक विमान की कमी पूरी हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में लंबी दूरी तक मार करने वाले कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन रणनीतिक बमवर्षक विमान नहीं है। अब ये कमी रूस की मदद से दूर हो सकती है। रूस ने खुद भारत को अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान Tu-160M की पेशकश की है। पहले आपको रूसी बॉम्बर व्हाइट स्वान के बारे में बताते हैं। Tu-160M एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। रूस में व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है। नाटो इस बॉम्बर को ब्लैक जैक कहता है। मौजूदा विमानों की तुलना में बिना रोक टोक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम, दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर हमला करने में सक्षम है Tu-160M। अगर भारत रूस से ये व्हाइट स्वान बॉम्बर खरीदता है तो निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना न सिर्फ और ताकतवर होगी, भारत रणनीतिक रूप से भी दुश्मनों का सामना करने में सक्षम होगा। भारत के लिए इस बमवर्षक विमान की क्यों जरूरत है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसकी ताकत बताते हैं। Tu-160M की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका फाइटर रेंज 7,300 किलोमीटर है। ईंधन क्षमता 1,60,000 किलोग्राम है। क्लाइंब रेट 70 मीटर प्रति सेकेंड। अधिकतम गति 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रूज के साथ गति 960 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान का वजन 1,10,000 किलोग्राम। टेक ऑफ वजन 2,75,000 किलोग्राम। अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160M की खासियत भी समझिए। आवाज की गति से 2 गुना तेज रफ्तार, 12,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ने की क्षमता, पारंपरिक हथियार और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। दुश्मन के ठिकानों पर बहुत दूर से कर सकता है हमला। नया संस्करण आधुनिक एवियोनिक्स से लैस, नेविगेशन सिस्टम और एक खास AI सिस्टम से भी लैस। उड़ान के दौरान दुश्मनों के खतरों का पता लगाता है AI सिस्टम। Tu-160M बॉम्बर दुनिया का सबसे तेज और भारी सुपरसोनिक बॉम्बर माना जाता है। बताया जाता है कि रूस का ये बॉम्बर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर जितना ही ताकतवर है। इसकी स्पीड और रेंज इसे किसी भी जगह पर भारी तबाही मचाने की शक्ति देती है। अब आपको बताते हैं कि अगर भारत रूस के इस बॉम्बर को खरीद लेता है तो क्या होगा। भारत की सामरिक ताकत में कई गुना होगा इजाफा। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जोड़ी जा सकती हैं। 12,000 किलोमीटर दूर तक ब्रह्मोस से तबाही मचाएगा ये बॉम्बर। न्यूक्लियर के साथ ही पारंपरिक हमलों के लिए भी उपयुक्त, लंबी दूरी तक टोही और समुद्री निगरानी में भी कारगर। चीन और पाकिस्तान पर मिलेगी मनोवैज्ञानिक बढ़त। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना दाग सकता है क्रूज मिसाइल। यही नहीं, Tu-160M बॉम्बर की रेंज में चीन और पाकिस्तान का कोना कोना होगा। पाकिस्तान को पलक झपकते दुनिया के नक्शे से मिटा देगा ये रूसी बॉम्बर। दुश्मनों को भारत की ओर आंख उठाने से पहले उन्हें अपना सर्वनाश दिखेगा। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। भारत दुश्मन पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन पलटवार जरूर करता है, सटीक और निर्णायक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और ये किस तरीके से अचेक है, अवैध है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर एमजे आइंस्टीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेकेएस परिहार साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चलूंगा। परिहार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये TU-160M आखिर इसकी खूबी क्या है, इसकी खासियत क्या है और भारत के लिए ये किस तरीके से उपयोगी सिद्ध हो सकता है? अनुज जी, आपने अपने ब्रीफ में काफी कुछ पहले ही इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। जी। और ये जो है, जिस तरह का ये बॉम्बर है, ये अमेरिकन B-2 बॉम्बर से मुकाबला करने में सक्षम है। इसकी रेंज, जैसे हम सब जानते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में इसमें यूज की जा सकती है और लंबी दूरी तक ये करता है। इसकी स्पीड जो है वो B-2 बॉम्बर से काफी ज्यादा है। ये 2000 किलोमीटर तक की स्पीड इसकी आ सकती है, अगर इसका जो लोड है वो थोड़ा कम हो। और 1.5 मैक का इसमें नॉर्मल लोड के साथ में इसको ले जाया जा सकता है। ब्रह्मोस रहे, बाकी इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि डिटरेंस का भी है और डीप पेनिट्रेशन का भी। जी। डिफरेंस दोनों में जो मेजर डिफरेंस है कि B-2 का स्पीड थोड़ा कम है और वो लो हाइट्स पे चल के रडार सिस्टम से बचने की कोशिश करता है, जिसे स्टील टेक्नोलॉजी कहते हैं। जबकि ये वाला जो रशियन TU-160 है, ये हाई एल्टीट्यूड, ज्यादा हाइट पे चलता है और तेज स्पीड से चलता है। इसलिए इस पे जो है रडार सिस्टम से इमीडिएटली पेनिट्रेशन करके जो काउंटर अटैक करना है वो मुश्किल हो सकता है। भारत के लिए ये 2021-22 से ही इस पे प्रपोजल चल रहे थे, अभी तेजी आ रही है और मैं समझता हूं कि हमको ये मिलेंगे जरूर। और ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन सीखने को मिले हैं, उसके बाद ये भी जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा जिस तरह से ईरान में B-2 बॉम्बर का लॉन्ग डिस्टेंस से जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, तो भारत को भी किसी भी खतरे के लिए, जो कि कहीं से भी दुनिया के किसी भी इलाके से आ सकता है, चीन से भी आ सकता है, दूसरे और भी कोई आगे भविष्य में कोई ऐसी संभावना हो, तो उसमें ये न केवल डिटरेंस का काम करेगा बल्कि अटैकिंग कैपेसिटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। और इसके जो नए एवियोनिक्स और रडार सिस्टम्स और दूसरे नेविगेशन दिए हैं, वो B-2 बॉम्बर के प्रेजेंट वेरिएंट से काफी ज्यादा अच्छे हैं। और रशियन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम ब्रह्मोस्त्र में है, सुखोई के भी है, हमारे तेजस में भी है, तो ये बड़ा इजी होता है भारत को अपग्रेड करने के लिए। और रशिया जो है वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी साथ में करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भविष्य के लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस एयर डिफेंस कॉम्बैट यूनिट्स बनाने में भारत सक्षम होगा, जैसे कि रूस, अमेरिका और चाइना है। उससे भारत की ओवरऑल डिटरेंस और डिफेंस पेनिट्रेशन में काफी वृद्धि हो। जी। एमजे अगस्टिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एमजे अगस्टिन साहब, B-2 बॉम्बर के बारे में आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया और ये बड़ा महत्वपूर्ण और पावरफुल माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से TU-160M की चर्चा चल रही है, भारत से बातचीत भी चल रही है, तो अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, दोनों की बराबरी की जाए, ये देखा जाए कि कौन सा बेहतर होगा, तो इन दोनों में से बेहतर कौन होगा और किसकी क्या खासियत? देखिए, हमें दो चार चीजें समझनी होगी। सबसे पहली बात, 2007 तक हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था हमारे बेड़े में, जिसका नाम था कैनबरा। कैनबरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्रीनगर से टेक ऑफ करता था, सीधा जाकर के वो त्रिवेंद्रम लैंड करता था। अच्छा। और लो लेवल, वो भी 100-150 मीटर की। सो कैनबरा की अपनी क्षमता बहुत अच्छी थी। सुपरसोनिक नहीं था जरूर, सबसोनिक था। लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 2007 तक पर्याप्त मात्रा में थी हमारे पास। 2007 में जब कैनबरा को हमने फेस आउट किया, कैनबरा को एक्सटेंड करने की बातें भी चल रही थी, लेकिन उसकी स्पेयर पार्ट्स ना होने की वजह से और उसका उम्र भी हो गया था, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद का डिजाइन है वो कैनबरा। जबकि मैं कैनबरा में फ्लाई कर चुका हूँ जी। और कैनबरा एक बहुत ही कारगर और बहुत ही बढ़िया जहाज था, लेकिन उसका उम्र हो चुका था, तो उसको हमें 2007 में फेस आउट करना पड़ा। 2007 से लेके आज तक हमारे पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की एक कमी हमेशा खली है। और जैसे आपने ये से पहले डिबेट से पहले आपने जब चलाया था, जिसमें सिंदूर के बाद ये हमें पता लगा है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हो रखना बहुत जरूरी है।
और इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इंडिया सिर्फ एक इस क्षेत्र का देश नहीं रह गया है। वो जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही है, चौथे से तीसरे में पहुंच रहे हैं। जी। साउथ ईस्ट एशिया में हम एक एक नॉन शक्तिशाली कंट्री के रूप में उभर के आते हैं। तो जब भी नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर की जब आप बात करते हैं, तो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर का एक सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, वो आपके एनसीपी को बहुत बढ़ाता है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर को आपको बढ़ोतरी देता है। सो ये 1+1 नहीं है, 2 और 2 4 नहीं है, 2 और 2 5, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो टुप्लो 160M की जो बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आज आर्टिकल भी लिखा है। देखिए, टुप्लो 160M अपने आप में एक बहुत ही, जबकि थोड़ा सा पुराना डिजाइन जरूर है, लेकिन अपने आप में बहुत ही एक नायाब जहाज है। ये एकमात्र स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो ध्वनि से दुगना जाता है। 52,000 फीट, फ्लाइट लेवल 520, 52,000 फीट तक जाता है। इंटरनली 24.5 टन वेपन ले जा सकता है, जबकि ये स्टेल्थ नहीं है, बट वेरी लो ऑब्जर्वेबल कैटेगरी में आता है, जैसे रफाल है उस तरह से। इसकी जो ऑब्जर्वेबिलिटी जो रेटिंग है बहुत कम है। जब वो विंग को पीछे कर लेता है, जो ध्वनि से दुगना या उससे भी तेजी से भागता है, MiG-21 की तेजी से भागता है। और सबसे नायाब और बढ़िया बात इस जहाज में ये है, जो हमें ऑफर किया जा रहा है, वो फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी होगी उसमें। और जैसे आपने रिपोर्ट में कहा, AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी होगी। और 30 से 40% इसमें जो है टाइटेनियम का इस्तेमाल है। इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग जहाज होगा, जैसे रशियन जहाज होते हैं। बिल्कुल चुई मुई जहाज नहीं होते हैं। रशियन का कोई भी इक्विपमेंट उठा करके देख लीजिए, बिल्कुल ही तगड़ा इक्विपमेंट होता है। हाँ। तो इसका मतलब आप इसको हर परिस्थिति में, हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो हमारे दुश्मन है आसपास के, स्पेशली पाकिस्तान, उनका नींद हराम होना तय है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उन्हें कहीं भी सोने नहीं देगा। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की पहुंच ना हो। और हमारे पास IL-78 है। IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर है, हवा से हवा में इसको तेल भर देता है। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर टेक्निकली टेक ऑफ करके 1 या 2 बार ईंधन भरने के बाद पूरा भूगोल को बिना लैंड के चक्कर काट के वापस आके वहीं लैंड कर सकता है। इतनी क्षमता है इस जहाज में। तो आप देखिए, चुनिंदा देश में आ जाएंगे हम, मात्र 3 या 4 देश में आ जाएंगे जिनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। यूरोपियन यूनियन में मुझे नहीं लगता किसी भी देश के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आज के तारीख में अवेलेबल है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ही निर्भर हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक कदम होगा अगर ये में खरीदेंगे। और एक और चीज बताऊं मैं, जब हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने तरफ से लगाएंगे। जैसे हमने Su-30 MKI में लगाया, वेपन्स हम अपने तरफ से लगाएंगे, जो स्वदेशी हमारे जो आत्मनिर्भर जो भारत के तहत जो बना हुआ वेपन्स हैं, जैसे ब्रह्मोस, एयर लॉन्च ब्रह्मोस, जिसका आज एयर मार्शल तिवारी जी ने मेंशन किया। एयर लॉन्च ब्रह्मोस 1 नहीं 2 नहीं अनेक हम इसके इंटरनल बे में ले जा सकते हैं। रुद्रम हो गया, अस्त्रा हो गया, इस तरह के जो मॉडर्न वेपनरी हैं वो इसमें ले जा सकते हैं। तो आप सोचिए, एक हवाई जहाज जो है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। हमें कम से कम नहीं तो 6 से 10 जहाज ये अवश्य हमें जरूरत होगी। और इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं होगा इसको खरीदने का, जब ट्रम्प के मुंह पे एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। आप 50% टैरिफ लगा रहे हो, देखो हम हमारी कैपेबिलिटी कहां से कहां पहुंच गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। JKS परियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब जब मुंह फुला लिया है ट्रंप साहब ने, तो फिर हम भी दूसरे देशों का रास्ता देखें। फिर अमेरिका से क्यों हथियार खरीदें, अमेरिका से क्यों हम ये चीज़ें डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, हम फिर दूसरे देशों का बाजार देखेंगे। उसे कुछ तो महसूस हो कि अगर भारत से पंगा ले लिया है तो फिर नुकसान भी अमेरिका का होगा। परियार साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगस्टिन साहब ने बताई। उन्होंने कहा 2007 से भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है।
तब जबकि भारत से चिढ़ने वाले बहुत हैं, भारत की सीमाओं पर लगातार खतरा बना रहता है। और अभी सीडीएस ने कह ही दिया कि भाई आपको युद्ध के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की जरूरत आपको है। चूंकि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर सेना के बारे में कहें, इसमें जो एक्सपर्ट कहते हैं या सेना की तरफ से जो बातें निकल कर आती हैं, स्वाभाविक तौर पर सरकार उन्हें मान लेती है। बावजूद इसके अगर 2007 से लेकर अभी तक इस तरफ देखा नहीं गया या ये लिया नहीं गया, तो उसके पीछे के कारण क्या है? मेरे एमिनेंट को पैनलिस्ट ने काफी कुछ इसको एलोबरेट किया है जी। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एयर चीफ मार्शल राह साहब जब एयर चीफ थे तभी इसकी बातचीत जो उन्होंने डिस्क्लोज की थी कि चल रही है। अब किसी भी कंट्री से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी या वेपन्स इक्विपमेंट्स लेना होते हैं तो उसमें कई चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि वो इक्विपमेंट कैसा है, उसका कॉस्ट कैसा रहेगा, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, मेंटेनेंस कैसे होगा और हम उसको हमारे यहाँ पर कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ये तो उसका मिलिट्री एस्पेक्ट हो। दूसरा हो गया इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक, उसमें डिप्लोमेसी में कि उस कंट्री से आपके इस तरह के प्रोक्योरमेंट से रिलेशंस में कितने उसमें इजाफा होगा, उसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल दूसरे कंट्रीज पे गिरेगा। ये एक दूसरा पहलू होता है कि उसमें कितना हमें सपोर्ट मिलेगा। तीसरा होता है कि जब आप ये हासिल करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म में उसके काउंटर करने वाली टेक्नोलॉजी जो हमारे नेबर कंट्रीज पे या दूसरे पे होगी वो किस स्टेज पे जा रहे हैं और वही उसको देख के करना होता है। कोई भी देश जो है सिवाय रशिया के ऐसा नहीं है जो आज तक जिसने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर की हो। वो पूरा, जब राफेल का भी अभी जैसे जो उसका कोड नहीं मिला वहां तक बातें आ गई हैं, तो ये दूसरा होता है। कैनबरा के बाद में मैं मानता हूं कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए था। कोई उसकी अंतर्राष्ट्रीय वजह रही हो या आंतरिक वजह रही हो, ये बातें आम डोमेन, पब्लिक डोमेन में आना तो बिल्कुल ही असंभव है। मगर मैं यही कहूंगा देर आए दुरुस्त आए इसमें हुई है। और जहां एक पॉइंट में सारे डिस्कशन में एक और ऐड करना चाहूंगा आपके सवाल के अलावा, कि ये जो बॉम्बर है जैसा हम सब जानते हैं कि ये एक हाइट पे जाएगा, 52,000 फीट तक की हाइट से ये उसमें इफेक्टिव हो सकता है और 1.5 बैक की, तो जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं उसको भी क्रॉस करके इसने एफिशिएंसी से अपना टारगेट हासिल कर सकता है जो B2 बॉम्बर में पॉसिबल नहीं है। तो B2 बॉम्बर से हमारे टेरेन में इसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट जो अभी डेवलप हुई है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे हुआ, ईरान इजराइल यूएस वाला, फिर रशिया और यूक्रेन का हुआ, अब सिंदूर हुआ। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है कि आपको अनमैन्ड व्हीकल्स, एआई ड्रिवन एंड लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हमारा एयरफोर्स सिस्टम है, न केवल डिटरेंस है कि पहले वो डिफेंस सिस्टम उनका जो है रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय करे तब आगे जाए, तो डोमिनेंट फोर्स जो है अब एयरफोर्स हो गई है। उसके बाद सपोर्ट में नेवल जो है वो, क्योंकि हमारा इंडियन ओशन काफी बड़ा है और हमारे ट्रेड जितने भी होना है, दूसरे देशों के ट्रेड को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें वहां भी हमारी जरूरत है। और डेफिनेटली थल सेना का रोल रहेगा, मगर जो पहले थल सेना का रोल ग्राउंड होल्ड करना एलओसी और एलएसी तक वहीं तक ही है, पर एयर का जो है उसको भी सपोर्ट देना। तो ऐसी हालात में हमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस एयर फोर्सेस बनाना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा कदम है। देर आए दुरुस्त आए, और इससे भारत में ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जिस तरह से ब्रह्मोस हुई है। और मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद हमारे पास में इफेक्टिव स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मोस की तरह से इसका भी हम एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब अगस्टिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अगस्टिन साहब, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की यात्रा पर हैं, वो जापान की यात्रा 2 दिवसीय अपनी यात्रा को खत्म कर वो चाइना पहुंचे हैं। रूस ने इसमें मध्यस्थता की है। कुल मिलाकर 7 साल बाद देश के प्रधानमंत्री चाइना पहुंच रहे हैं। क्या कभी अमेरिका ने सोचा होगा कि ये तीनों महाशक्तियां एक मंच पर आ जाएंगी और एक मंच पर आगे खड़ी हो जाएंगी, तो अमेरिका को, यूएस को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो या तमाम और सेक्टर हो? देखिए, मैं अपने वाइफ से कह रहा था, मैं इसको एक महादेव की कृपा की तरह मानता हूं, क्योंकि ये जो आप एक सांप को विश्वास कर सकते हैं, अमेरिका को कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो कूटनीति है, रणनीति है,
इंसान के हिसाब से बदलती है, मौसम के हिसाब से बदलती है, हवा के रुख के हिसाब से बदलती है। वो आज तक अमेरिका किसी का दोस्त नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट को पालता है। ये सबको मालूम है, नेटो को भी पता चल गया है। जब से ट्रम्प साहब आए हैं, यूक्रेन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो सबको ये मालूम है ये बात। और गलवान एक जो इंसिडेंट हुआ था, एक दुखद इंसिडेंट है। और वो आपको ध्यान होगा, दोनों जब सेनाएं भिड़ी थी, चाइना के जो सेनाएं और भारतीय सेना, हमारे हाथ में दूसरा, ना उसके हाथ में हथियार था, ना हमारे हाथ में हथियार था। तो हम जब भी मिलते हैं हमारे सीमाओं में, हम बिना हथियार के मिलते हैं, आज भी बिना हथियार के ही मिलते हैं। तो इसके भी एक पीछे कोई वजह रही होगी, तो वो उस पे खैर वो आज चर्चा के विषय नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लिंटन के जमाने से पिछले 25 साल से ये अमेरिका जो है भारत के पास करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा था। आपको याद होगा, बुश जूनियर जो हैं, उन्होंने आकर के जो सैंक्शंस लगी थी पोखरण 2 के बाद, वो सारी सैंक्शंस हटाई और उन्होंने बोला कि ये जो सब दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है भारत, और उसके साथ हमारे संबंध ठीक होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, एक ट्रम्प साहब, वो भी उनके जो दूसरे टेन्योर में आकर के वो बेड़ागर्क करके चले गए। तो इससे ये साबित होता है कि एक तरफ आप उस अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका वर्चस्व रहे, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जो रशिया, चाइना और इंडिया, इनका जो वर्चस्व बना रहेगा, तो जो दुनिया जो है बाइपोलर रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात, डॉलर का दम में इजाफा नहीं दिखना चाहिए और नहीं दिखेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे जो कम पैसे वाले जो तबके के लोग हैं, किसान हों फिर मजदूर हों, सबसे पहला असर जो है, अगर किसी भी देश का आर्थिक स्थिति कम होता है तो सबसे पहला असर जो है उन पे पड़ता है, क्योंकि दे बेयर ऑल द ब्रंट। उन 1 रुपए भी अगर हमारा या 1% या 2% भी हमारा अगर जीडीपी ग्रोथ घटता है, तो वो हमें बेरोजगारी के नंबर में और मिनिमम वेजेस के नंबर में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि किसी भी कंट्री के साथ आप जब कभी हाथ बढ़ाएं, अगर वो रिलायबल पार्टनर हो। उस रिलायबिलिटी में मनोज जी, आप जी। देख लीजिए, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, रशिया अव्वल नंबर पर रहा है। रशिया ने आज तक हमें इफ या बट के साथ कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी। रशिया ने आज तक ये नहीं पूछा कि आप MiG-21 लेके जा रहे हैं, इसके साथ करेंगे क्या, आज तक नहीं। इनफैक्ट हमने TOT लेकर के हमने खुद MiG-21 बनाया। कितने लोग ये जानते हैं, 1980 के दशक से लेके सारे MiG-21 जो है इंडिया में प्रोड्यूस हैं। सारे अधिकांश सुखोई 30 जो है HAL ने बनाया है। सुखोई 30 के सारे पार्ट्स पुर्जे सब इंडिया में बनते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। और जो भी टेक्नोलॉजी हम रशिया से लेते हैं, हमें बहुत किफायती दाम में मिलता है। मेंटेनेंस की इशू जरूर रहती है, लेकिन आप उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो कॉस्टिंग में बहुत कम पड़ता है। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम इन सब चीजों पे पैसा बचाते हैं, उतना हम गरीब तबके के लोगों को दे पाते हैं और जी। देश की उन्नति में हम अपना पैसा लगा पाते हैं।